माइक हैसन पाकिस्तान के वाइड बॉल क्रिकेट के जो कोच हैं उन्होंने आज प्रेशर किया और उस प्रेशर से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। सबसे बड़ा सवाल उस प्रेशर में यही था, बाबर आजम T20 इंटरनेशनल टीम में कैसे वापस आए। ठीक है, कुछ लोगों को इस खबर को लेकर मिर्चें लगी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग खुश हैं। तो माइक हैसन ने इस सवाल का बड़ा डिटेल में जवाब दिया। कुछ पहलू ऐसे हैं इस सवाल के कि जो उन्होंने उसको जाकर नहीं छेड़ा, वो मैं आपको बताऊंगा। उस्मान खान से रिलेटेड बात हुई, हारिस, फ़खर, क्योंकि बाबर और फ़खर का आपस में जिसे कहते हैं टाई हुआ हुआ काम, यह जहन में रखिएगा। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक एक करके ना मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे स्पिनर हो गया, सबसे पहले विकेट कीपर के ऊपर आ जाए। हारिस ड्रॉप हो गए हैं, हारिस ड्रॉप हुए हैं, क्लियर कट DROP। हारिस को चांस मिले, हारिस नहीं कर सके। हारिस की डोमेस्टिक में भी उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको T20 इंटरनेशनल में ठीक ठाक चांस मिले। तो कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको उस बैटिंग पोजीशन पर चांस नहीं मिले जिस पर वो नॉर्मली खेलता रहता है, बट स्टिल फॉर दी सेक ऑफ आर्गूमेंट देते हैं उन्होंने चांस पाई जी, वो नहीं कुछ कर सकिया, तो उसकी फ़्लाइट जो है वो बगैर उसकी उड़ गई। तो हारिस ड्रॉप हुए हैं। अब हारिस की जगह उस्मान खान आए हैं। उस्मान खान क्यों, कोई और क्यों नहीं? उसकी रीज़न माइक हैसन ने यह बताई है कि उस्मान एक तो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, तो आपने विकेट कीपर को बैटिंग करानी है मिडिल ऑर्डर में, वो ही छठा सातवां नंबर, छठा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। दोगे थोड़ी बहुत ही शफलिंग हो सकती है, डिपेंड्स ऑन दी मैच सिनेरियो। तो आपने जब किसी विकेट कीपर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करानी है तो वहाँ पे नॉर्मली स्पिनर्स लगे होते हैं। जिस किस्म की आपने आगे वर्ल्ड T20 में क्रिकेट खेलनी है, जिस वेन्यूज़ के ऊपर खेलनी है, वहाँ पर स्पिनर लगे होंगे भाई बाय दैट टाइम जब मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर आएगा। तो उस्मान चूँकि विकेट स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, इस वजह से उस्मान को चांस दिया जा रहा है। तो उस्मान 2026 के वर्ल्ड T20 के जो पूल ऑफ प्लेयर्स है ना उसमें है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस्मान के पास, कीप इन माइंड। अच्छा, आपको सुफियान मुकीम नहीं नज़र आता, तो सुफियान मुकीम को बताया गया माइक हैसन और बाकी मैनेजमेंट की तरफ से कि उसकी कुछ कमियां बेशियां हैं। उसको कहा गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं और वहाँ जाकर ना अपनी बॉलिंग के ऊपर थोड़ा बहुत काम करें, तो आप भी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। ऐसा नहीं है कि सुफियान को ड्रॉप कर दिया गया या बिल्कुल साइड मार दी गई है, सुफियान को भी यही कहा गया और सुफियान की जगह पर एंट्री हुई है उस्मान तारिक की, द मिस्ट्री स्पिनर। अच्छा, उस्मान तारिक की T20 को लेकर परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, इसी वजह से उनको चांस मिला है। अब सुफियान का प्रॉब्लम ये हुआ है कि सुफियान जब डोमेस्टिक क्रिकेट में गया तो पहला मैच ही उसकी टीम ने उसे नहीं खिलाया। अब यहाँ पर बेसिकली फिर बात वही आ जाती है, हेड कोच अपने एक लड़के को भेज रहा है डोमेस्टिक में, कोई जाकर बॉलिंग करो और अपनी चीज़ें बेहतर करो, डोमेस्टिक वाले उसे खिला ही नहीं रहे। ये जो मुरब्बा है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ही बन सकता है। इसका मतलब है हेड कोच की कोई सैश है नहीं है। PCB भी अपने हेड कोच को बैक नहीं कर रहा। डंडा दो लोकल टीम को, उनको कहो भाई खिलाओ उस लड़के को, उस लड़के का फ्यूचर है, हमने उससे आगे काम लेना, तुमने उसे मैच ही नहीं खिलाया। तो इसका मतलब है कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में या फर्स्ट क्लास में जो लोकल कोच है उसकी ज़्यादा सह है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के, क्लियर कट नज़र आ रहा है। अब ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी ना, PCB को चाहिए था कि बताता भाई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के हेड कोच को कि भाई साहब सुफियान आ रहा है, इसको खिलाएं, इसने अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना है, लंबी बॉलिंग स्पेल्स करेगा तो अपनी वीकनेसेस दूर करेगा, तो उसके बाद हमने इसे दोबारा टीम में लेना है। किसी ने कोई नहीं बताया। PCB अच्छा आगे चलें तो उस्मान खान उधर आ गए, सॉरी उस्मान खान विकेट कीपर के तौर पर आ गए। उस्मान तारिक का आपको मैंने बता दिया कि वो सुफियान का जो पार्ट है वो हो गया। अब आते हैं मेन बाबर आजम। मेरा सवाल पहले वही था कि जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, आपने बाबर आजम को एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर ड्रॉप किया, वो कंडीशन कहीं भी मीट अप नहीं हुई, तो अब बाबर आजम को वापस क्यों? पहले वो फिर बात हुई, ये ड्रॉप किया था तो फिर ड्रॉप की बेसिस आपके सामने, अब जब वापस ला रहे हैं तो क्या बेसिस कवर होगी या नहीं? अब हुआ क्या है, फ़खर जमान बेसिकली जाना चाहते थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, ठीक है, वो T20 को लेकर अपनी कुछ चीज़ें हैं उनको बेहतर करना चाहते थे। तो फ़खर जमान बेसिकली ड्रॉप नहीं हुए। माइक हैसन की बातों से ये लगता है कि फ़खर जमान बाय चॉइस गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में टू मेक श्योर कि वो ना अपनी बैटिंग के ऊपर कुछ काम करें। कुछ उनके एरियाज़ हैं जहाँ पर उनको काम करने की ज़रूरत है, तो फ़खर जमान उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। अब टॉप स्लॉट में आपकी जगह खाली हुई नंबर 3 के ऊपर, आपने बाबर आजम को यस कर दिया।
ये हुआ है। बाबर आजम इज़ बेसिकली अ रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर ना कंपटीशन है। बाबर आजम अगर ना कुछ कर सके, ये जो 2 सीरीज़ आगे आ रही हैं, एक साउथ अफ्रीका वाली, एक ट्राई नेशन सीरीज़, बाबर आजम फिर बाहर हो जाएंगे और फ़खर जमान आ जाएंगे नंबर 3 के ऊपर खेलने के लिए। अच्छा, अब इसमें ना एक और भी बड़ी मज़ेदार बात है। व्हाट अबाउट साइम अयूब? अभी हमने साइम अयूब को नंबर 3 पे आप खिला रहे थे, फ़खर को आपने ओपनर किया हुआ था, तो आपकी इस हिसाब से रिप्लेसमेंट तो साइम अयूब के साथ नहीं बनती, आपने फ़खर जमान के साथ कर दिया। दोगे चलो, फ़खर जमान अगर बाई चॉइस भी किया है तब भी, तो इसका मतलब यह है कि आपके ओपनर जो हैं फिर वो दोबारा से साइम और फरहान ही होंगे। 1 डाउन आपके बाबर आएंगे, बाबर नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 3 से नीचे वो नहीं खेल रही है। माइक हैसन ने भी क्लियर कर दिया कि बाबर नंबर 3 के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि बाबर का नंबर 3 से नीचे कोई यूटिलाइजेशन है ही नहीं। और नंबर 3 के ऊपर का मतलब ये है बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम विल प्ले एन एंकर्स रोल। ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। अब इसमें ना एक ट्रिकी पार्ट है। वो ट्रिकी पार्ट ये है कि आपके नंबर 3 और नंबर 5 के ऊपर 2 बैट्समैन ऐसे होंगे जो एंकर इनिंग्स खेलने वाले हैं। सलमान आगा भी टाइम लेते हैं, इवन T20 क्रिकेट में भी। वो पहले थोड़ा सा कुछ स्टार्ट में कुछ तेज़ इनिंग्स खेली थी, बाद में उनका भी जिसे कहते हैं ना इंजन जो है वो फक्का मार गया। तो अब सलमान अली आगा का अगर इंजन फक्का मार गया तो मिडल ऑर्डर में 2 एंकर बैट्समैन के साथ आप कैसे मैनेज करेंगे 20 ओवर की क्रिकेट? बैटिंग को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये एक मखमसा है। अब बाबर आजम को डेफिनेटली फिर इसका मतलब है कि नंबर 3 के ऊपर आकर भी थोड़ा बहुत तेज़ खेलना पड़ेगा। ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन बाबर आजम का नज़र नहीं आ रहा। पहले तो बाबर आजम आपको पता है ओपनर खेलते रहे ना, वो पावर प्ले को मैनेज करना एंड ऑल दैट, लेकिन अब बाबर आजम को ओपनर नहीं रखा गया, बाबर आजम को नंबर 3 के ऊपर रखा गया। और बाबर आजम एक मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ कि वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। अगली 2 सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं परफॉर्म कर पाते तो फिर बाबर आजम के लिए मसाइल होंगे। बाबर आजम को वैसे परफॉर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर खेलनी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी और ट्राई नेशन सीरीज़ भी। तो आई रियली होप कि बाबर आजम सम हाउ दी अदर इन दोनों सीरीज़ में एक अच्छा लमसम परफॉर्मेंसेस मैनेज कर लें। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ माइक हैसन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने की है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि मुझे नज़र आता है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये एनालिसिस है बाबर आजम की वापसी के ऊपर T20 इंटरनेशनल्स के अंदर, उसमें 2 रीज़न्स हैं। एक, सिलेक्टर्स ने अंडर प्रेशर उनको सेलेक्ट किया है, और देयर इज़ नो डाउट किया है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे थे वही सारे जो पहले कह रहे थे बाबर आजम को टीम से निकालो। जब बाबर आजम को टीम से निकाल दिया तो अब वो कह रहे हैं क्यों निकाला। तो एक तो उनका प्रेशर, फिर सोशल मीडिया का प्रेशर, बाबर आजम के फ़ैन क्लब का प्रेशर। तो एक तो वो प्रेशर है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि बाबर आजम को जब निकाला गया था तो तब बड़े बैटिंग को लेकर ना बड़े सब्ज़ बाग दिखाए गए थे सब की तरफ से। ये बहुत हैवी स्ट्राइक रेट्स आएंगे, बहुत हैवी किस्म की जिसे कहते हैं आपको शॉट्स देखनी होगी, अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी, एग्रेसिव माइंडसेट देखने को मिलेगा। आप पता नहीं स्ट्राइक रेट्स में दीवारें तोड़ के निकल जाएंगे आगे। वो वाला लतीफ़ा की अगली बारी ज़रा बारूद कट पाना जन्नत तो भी 10 किलोमीटर आगे टुर गए ऐसी। तो ये वो वाला काम हमें बताया गया, वो नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन ना तो उस तरीके की परफॉर्मेंस आई आपके बैटिंग ऑर्डर की तरफ से। तो अब जब वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो वो प्रेशर इंक्रीज़ होता चला गया सिलेक्टर्स के ऊपर। तो अल्टीमेटली सिलेक्टर्स ने कहा कि भाई साहब अपना पिछवाड़ा तो बचाओ, डाल दो भाई को टीम में, बाकी जो होगा देखा जाएगा। नहीं परफॉर्म करेगा तो हमारी भी रोज़ी रोटी बच जाएगी। कह देंगे कि भाई अगर निकाला था तो इसी वजह से निकाला था, अब देख लो दोबारा डाला है फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये भी एक अनदर फैक्टर है बाबर आजम की वापसी का। और उसमें जितनी भी चीज़ें मोटी मोटी थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि हारिस को ड्रॉप किया गया है, उस्मान खान आ गए हैं उनकी जगह के ऊपर, सुफियान को डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा गया है कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए, उनकी जगह उस्मान तारिक आ गए हैं। फ़खर जमान खुद गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ चीज़ें बेहतर करने, उनकी जगह के ऊपर बाबर आजम आ गए हैं। बाकी तो आपके सामने ही है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एट द मोमेंट
ये जो सारी की सारी क्रिकेट है ना, एक मरतबा फिर रिवॉल्व कर रही है बाबर आजम के ऊपर। आपके पास है ही दो ही बंदे हैं आप जिनके ऊपर ना आप टीम में देखें ना तो आप उनके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं कि ये कुछ करें। एक बाबर आजम है, दूसरा शाहीन है। एक विद द बैट आप चाहते हैं कि मैच विनर बने, दूसरा आप विद द बॉल चाहते हैं। और रेगुलरली मैचेस, मतलब ऐसा नहीं है, शाहीन ने कुछ मैचेस में बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है, बाबर ने भी दी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना तो आपको एज ए मैच विनर के तौर पे शाहीन का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आता है। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है। वो कैच ये है कि शाहीन का जो पलड़ा आपको थोड़ा सा भारी नज़र आता है वो उसमें उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेस का बहुत बड़ा रोल है इन रिसेंट टाइम्स। अब जैसे ये साउथ अफ्रीका वाला सेकंड टेस्ट मैच है, शाहीन ने जिन लेंथ्स के ऊपर और जिन लाइंस के ऊपर बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका की टेल को, मैं बता रहा हूँ अजियत थी वो देखना। और उसका फिर खमियाजा आपको ये भुगतना पड़ा कि आप वो टेस्ट मैच हार गए हैं, सीरीज़ आपकी बराबर हो गई है। बाकी अब ये दोनों जब आएंगे अब दोबारा तो देखते हैं। दोनों ओडीआई क्रिकेट में हैं, शाहीन तो कप्तान है ओडीआई टीम के, और दूसरा बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में वापसी हुई है। तो अब देखना ही है कि बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स के अंदर कैसा खेलते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।